तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में कवर किया है मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ को। और आज से हमारी पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी पर्यावरण की है वो शुरू हो रही है। और इसका मतलब है ये हमारे वही प्रश्न हैं जो हमारे आयोग द्वारा पूछे गए हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह की सीरीज को कंप्लीट करना। और साथ में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, हमारे आयोग द्वारा पूछे गए हैं, उनको भी मैंने डिटेल में कवर किया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का पहला सवाल कि भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान कितना था। तो सैटेलाइट का जो है आर्यभट्ट का कितना था, लॉन्चिंग मास, लॉन्च मास कितना था या प्रक्षेपण द्रव्यमान कितना था। तो ये जो सैटेलाइट का द्रव्यमान पूछा है, जो सैटेलाइट किसी उपग्रह को ले जाता है ऊपर, ये सैटेलाइट का उन्होंने पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 360 केजी। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो पहले उपग्रह जो है आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, यानी जो सैटेलाइट ले जा रही है, तो ये है। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि भारत का पहला जो उपग्रह है, ये पहला उपग्रह क्या है, आर्यभट्ट है। और इसे जो लॉन्च किया गया है 1975 में लॉन्च किया गया था। और चूंकि भारत में उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी इसे लॉन्च करने की, तो इसे रूस के द्वारा ही लॉन्च करवाया गया था। उस समय उसका नाम सोवियत संघ रूस हुआ करता था। क्या रहता था, सोवियत संघ रूस द्वारा। लेकिन ये प्रथम स्वदेशी उपग्रह है। इसको बनाया किसने था, इसरो द्वारा बनाया गया था। लेकिन हमने लॉन्च कहाँ से करवाया था इसको, रूस से लॉन्च करवाया था। अब इसकी बात करें जीवन काल की, तो इसका जीवन जो था लगभग 17 साल का था। हमारे आयोग की ये टेंडेंसी है, जैसे उसने आर्यभट्ट से प्रश्न किया, तो इसी पेपर में आपसे इसका जीवन काल भी पूछ लिया है। और दो तीन प्रश्न और भी इससे संबंधित इन्होंने पूछे हैं। तो और इसका जो प्रारंभिक, चूंकि प्रारंभिक दौर पर हमारे भेजा गया था ये उपग्रह, इसलिए इसका उद्देश्य था कि वायुमंडल का जो है पहचान करना, कि कौन से मंडल जो है कहाँ आता है, क्या गैसों का कॉम्बिनेशन है उसमें, और खगोल शास्त्र, इन सब के प्रयोग के लिए जो है यह उपग्रह जो है लॉन्च किया गया था। के बारे में यदि आप इसकी फोटो देखना चाहते हैं, तो ये इसकी फोटो है, आर्यभट्ट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट 1975 में पहला उपग्रह जो है ये जो हमारे भारत का है। तो आप जो है इस प्रश्न को उत्तर जो है याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर हमारे एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। लेते हैं हमारी जो अगला वीडियो है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था। ये शुरू हुआ था हमारा 2 अक्टूबर 2014 को। जो भारत सरकार जो है बनी थी, प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनी थी, तो शुरुआत में ही इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। और इसका उद्देश्य था कि 2019 तक जो है हमारे खुले में शौच मुक्त हो जाए भारत हमारा। भारत क्या हो जाए, ओडीएफ फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री, ये एक वर्ड लाया गया था, खुले में शौच मुक्त भारत, ये बनाया गया था इसको देश। और कई बार ये प्रश्न भी आता है कि पहला जो ओडीएफ स्टेट है, यानी पहला जो है खुले में शौच मुक्त राज्य है, वह बना था कौन, सिक्किम। तो ये प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगली वीडियो में, अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है। आपको पता होगा मेन ईवीएस में कितनी, लगभग जो है 6 थीम रहती हैं। ईवीएस की मुख्य जो थीम है वो 6 रहती हैं। और उसमें क्या क्या आता है आपको एकदम याद रहना चाहिए चीजें। पहला परिवार है, दूसरा है थीम जो मित्र या दोस्त है ना, इसमें फ्रेंड आता है। तीसरा है खाना, फूड आता है। फिर पानी है। इसके बाद आता है आश्रय, या इसको शेल्टर भी कहा जाता है। आगे आता है ट्रेवलिंग। और लास्ट में आता है वे चीजें जो हम बनाते हैं, वे चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, द थिंग्स वी मेक एंड डू, है ना। तो ये हमारे 6 जो है आपके थीम्स हैं। तो इसमें जो है, इसमें पौधे जो है एक मुख्य थीम में नहीं आता है। हालांकि विषय के अंदर है, विषय के अंतर्गत आता है, लेकिन जो है अलग से थीम नहीं है ये पौधे वाली, जो मुख्य जो 6 थीम है इसकी, ईवीएस की। तो आई होप समझ गए होंगे। अगली जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन जो है किसे कहा जाता है, तो आप देखते हैं इसमें
यह एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र है जो पर्यावरण के साथ मनुष्य का संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। तो ये तो पहले ही लग रहा है हमें कि ये बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देख लेते हैं। नई पर्यावरण घटना अध्ययन और खोज, सामाजिक जैविक भौतिक विज्ञान का अध्ययन, या इनकॉर्पोरेट साइंस एंड सोशल साइंस। तो ये तो यही हो गया हमारा। तो इसका जो उत्तर जो है ए नंबर का बिल्कुल सही उत्तर है कि पर्यावरण अध्ययन क्या है कि हम जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड विच सिस्टमेटिकली स्टडी ह्यूमन इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट। यही है हमारा कि मनुष्य का एनवायरनमेंट के साथ जो संबंध बताता है उसका अध्ययन ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। आगे देखते हैं। अ नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर, एक गैर जलवायु कारक क्या है। तो आपको पता है जलवायु के कारक क्या होते हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ताप, दाब, और इसी के साथ साथ आता है आर्द्रता। ताप, दाब, आर्द्रता ये जो है किसी क्षेत्र की जलवायु को वृष्टि भी बोल देते हैं, प्रभावित करते हैं। तो दबाव, आर्द्रता, नमी, ये तो एक ही चीज हो गई लगभग। लेकिन जो भूमि का अवक्रमण है ये एक जलवायु का मुख्य कारक नहीं है, इसको गैर जलवायु कारक बोला जाता है। भूमि क्षरण भी इसे बोला जाता है। भूमि अवकरण को भूमि क्षरण यानी मृदा का क्षरण होना, ह्रास होना। आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में कौन सी गतिविधि सही है। मतलब मानवीय गतिविधियां क्या हो गई। मानवीय गतिविधियां आप जानते हैं क्या होती हैं कि जैसे पुल बांध का निर्माण होता है, एक मानवीय गतिविधि है। सड़क निर्माण मानवीय गतिविधि है। इसके साथ देखते हैं आप देखिए घर बनाते हैं, सड़क घर एक में ही आ जाएगा निर्माण। इसके बाद जो है फैक्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं। इन सब में क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है पर्यावरण पर। भूजल का ह्रास होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। वन क्षेत्र में वृद्धि, क्या ऐसा करने से वन क्षेत्र बढ़ जाता है या प्रदूषण कम हो जाता है। तो ये उद्देश्य जो है नहीं है। तो ऑप्शन जो हमारा सही उत्तर है, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो भूजल का ह्रास जो है होना, ये इसका सही उत्तर है। लेकिन आयोग ने इसने डी जो है सही उत्तर दिया है, लेकिन लोगों ने याचिका दायर की थी, इसके बाद जो है ए नंबर वाला माना गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% जो है ऑक्सीजन है। तो वायुमंडल में जो है आयतन, भार, घनत्व व वेग, तो इसका सही उत्तर है वॉल्यूम। तो हमारे ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, इसका वायुमंडल है। तो इसका जो वॉल्यूम है कि कितने क्षेत्र में जो है पाई जाती है, एक वॉल्यूम बताया गया है ना, जो स्थान घेरना। क्योंकि 2D में नहीं रहता है, हमारी जो गैसेस जो रहती हैं वायुमंडल में 3D फॉर्म में। 3D मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आता है, और तीनों जब आएगा तो क्या कहलाएगा, आयतन। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक सिंपल ले लेते हैं, हमारे पास एक पानी का गिलास है खाली। अब क्या उसके केवल इसके केवल सतह में रहेगी वायु कि पूरे सभी क्षेत्र में रहेगी। क्योंकि सभी क्षेत्र में रहती वायु, तो ये क्या कहलाएगा, ये आयतन कहलाएगा। इसलिए जो हमारी गैसेस रहती हैं किसके फॉर्म में रहती हैं, आयतन में। तो ये उसका जो है सही उत्तर है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है। वर्क ऑफ फॉरेस्ट क्या नहीं है। तो सतह से वर्षा जल के प्रवाह को कम करना बिल्कुल सही है। पानी बरसता है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, वर्षा जल को रोकते हैं, मतलब बहने नहीं देते हैं उसको, जो जड़ें हैं सोख लेती हैं पानी। तो जो वर्षा जल का प्रवाह है वो कम हो जाता है, जिससे वाटर जो है अंदर चला जाता है। मिट्टी को कटाव को रोकते हैं, बिल्कुल जड़ों के द्वारा पकड़ के रखते हैं। स्थानीय तापमान को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल जब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है इसलिए कहा जाता है पेड़ पौधे लगाना चाहिए। क्या ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं। तो देखिए एक स्थिति में उत्तर सही हो सकता है, क्योंकि जो है सड़कों के किनारे हम क्या लगाते हैं, बहुत सारे पौधे लगाते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, ग्रीन मफलर भी बोला जाता है। ग्रीन मफलर यानी जो है ध्वनि को सोखते हैं ये वाले पेड़। लेकिन क्या जंगल जो है, जंगलों कहाँ कहलाते हैं, जंगल क्या कहलाते हैं। तो जंगल क्या होता है, किसी क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे का पाया जाना, पेड़ पौधों का पाया जाना, झाड़ियों का पाया जाना, घासों का पाया जाना, ये सब क्या है, जंगल कहलाता है। तो क्या जंगल में पहली बात ध्वनि प्रदूषण रहता ही नहीं है, तो कम क्या करेंगे, जंगल में हम आवाज करेंगे तो काफी जो है गूंजती वहां पर, क्योंकि इतना घना रहता है।
तो ये जो ऑप्शन डी है, ये जंगल नहीं करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। थोड़ा अंतर है कि कुछ पेड़ पौधे हैं और जंगल है एरिया, तो जंगलों में रहता ही नहीं है ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन जो डी, आयोग ने भी इसको सही माना है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। इनमें से कौन गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है? आपने बहुत सारे चक्र पढ़े होंगे, जैसे कार्बन, जल। इसमें आपने जल चक्र है, वाटर साइकिल, कार्बन चक्र है, ऑक्सीजन है, तो फास्फोरस जो चक्र है, ये एक गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है। जल चक्र में तो गैसेस शामिल होती हैं, इनका जो है, जैसे जल वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है तो कि वो गैसी फॉर्म में तो रहता है। किस फॉर्म में रहता है? गैसियस फॉर्म में। फिर आगे जो नमी होकर के जो है बरसात कराता है, कंडेंसेशन होके, तो वो फिर आता है द्रव में। तो इसमें जो फास्फोरस चक्र है, ये गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है, बाकी सारे हैं। आगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चंगपा है एक जाति, पहाड़ों पर रहने वाली जाति, शंकु के आकार के तंबू में रहती है। एक तंबू इनका कहलाता है, ऐसा बना रहता है। तो याक के बालों से बुना जाता है, एक साथ सिला जाता है, 9 डंडों से बांधा जाता है, 2 फीट गहरी जमीन खोद कर टेंट लगाया जाता है। इस तंबू को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है हमारा रेबो। तो मैं बता दूं, चूंकि आप समझ गए होंगे कि याक के बालों से बुला जाता है, मतलब ये कश्मीरी क्षेत्र में पाए जाएंगे। किस क्षेत्र में? कश्मीरी क्षेत्र में, जहाँ बर्फ बहुत ज्यादा गिरती रहती है। तो बर्फ के बचाव से, वहाँ ठंडी हवा से बचाव जो होता है, हवा के बचाव से, और गर्मी में भी ये जो है सुरक्षा देते हैं, यानी गर्मी में ठंडे रहते हैं, ठंडी में गर्म। तो वहाँ के जो ये छंगपा जनजाति के लोग हैं, ये इस तरह के परमानेंट तंबू बना करके रहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको रेबो कहा जाता है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं कि ये दो क्या है, ये टेंट जैसा तंबू बना करके रखा गया है, ये है रेबो। याक के बालों से बनाया जाता है ये। और देख रहे हैं पीछे, ये कौन सा क्षेत्र है? बर्फ वाला क्षेत्र है, तो उससे बचाव रखता है। और इस जनजाति का नाम है चंगपा जनजाति। तो इसलिए ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, रेबो कहा जाता है इनके टेंट को, जो तंबू है। हालांकि कुछ चीजें ये क्या है कि ये पुराने जमाने की चीजें हैं, कि रेबो जो चंगपा जनजाति पहले बनाती थी, अब गवर्नमेंट ने उनके लिए परमानेंट जो है झोपड़ी नुमा संरचना जो है, ये घर बनवा दिए हैं। तो कम ही लोग इस तरह के रेबो में रहते हैं। हम आगे देखते हैं। चंगपा अपनी भेड़ बकरी, यही वाला प्रश्न दोबारा है कि चंगपा जो जनजाति थी, अभी देखी हमने, भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं। डेरा मतलब निवास स्थान। तो वह स्थान कहाँ कहलाता है? जिस जहाँ अपनी भेड़ बकरी को रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? डोंगा कहा जाता है। अपने डोंगे में कहाँ किसको रखते हैं? भेड़ बकरी को। घाटी भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डोंगा। आगे देखते हैं। श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं, जो अलग अलग कमरे वाले घर की तरह रहते हैं। मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, इसका जो हमारा सही उत्तर है ये है, इसका सही उत्तर डोंगा है। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए इसको। चूंकि ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसको लेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेख। यानी हमारी जो चंगपा जनजाति है, चंगपा, दो चीज याद रखनी है, इनके जो निवास स्थान है उसको क्या कहा जाता है? रेबो, अभी हमने देखा है। और उनकी जो भेड़ बकरियां जहाँ रहती हैं उसको लेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेख। तो ये इसको आपको थोड़ा क्लियर कर लेना है। आगे देखते हैं। तो श्रीनगर में कई परिवार एक साथ रहते हैं, ये इसके इसका जो सही उत्तर क्या है? डोंगा। अब आपको लग रहा होगा बोट हाउस है, तो ये भी आपका जो है लॉजिक है इसके पीछे। तो क्या है, नदियों में क्या है कि हाउस बने रहते हैं, तो जो परमानेंट हाउस हैं वो कहलाते हैं क्या? डोंगा। लेकिन जो कहीं उन्होंने सिर्फ कमरे बना रखे हैं कि ट्रेवल पर्पज से नावों के लिए, और दूसरा पर्पज हो सकता है, तो वो क्या है? बोट हाउस है। तो इसको एक और एग्जांपल समझते हैं कि एक मान लीजिए ये एक सर्किल बनाया मैंने, किसके लिए? डोंगा के लिए। क्या है? डोंगा जो परमानेंट निवास स्थान है, इसके अंदर झील के अंतर्गत जो बनाते हैं नाव में। और इसको हम बोल देंगे, बड़े सर्किल को, बोट हाउस। यानी एक प्रकार का जो है डोंगा भी एक बोट हाउस है, लेकिन ये क्या है? ये परमानेंट है वहां के लोगों के रहने के लिए। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक, स्थापत्य, सांस्कृतिक संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहा जाता है? इसको जो कहा जाता है हेरिटेज प्रेसिक्स, या विरासत परिसर।
तो विरासत परिसर का ये मतलब है कि कोई इस तरह में आपने देखा होगा कहीं गाँवों में जो है कुछ पुरानी इमारतें आपको देखने को मिलती होंगी, वो उसका पता नहीं रहता इतिहास। तो यदि हम उसको सूचित करते हैं हमारे जो क्या है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसको सुरक्षित करते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, विरासत परिवार परिसर कहा जाएगा। जब तक वो शामिल नहीं है लेकिन उसकी आवश्यकता है, और उसको यदि शामिल कर लिया गया तो वो क्या कहलाएगा, विरासत स्थल कहलाएगा, हेरिटेज साइट्स कहलाएंगी। तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में इंटेक का पूर्ण रूप क्या है। इसका जो सही उत्तर है वह है कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास या इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ये इसका सही उत्तर है। इसके बारे में जो इंटेक है इसके बारे में एक दो कथन बस याद रखना है हमें कि ये गैर लाभकारी है, यानी इससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं होता है, यानी ये केवल पैसा लगाता है। कहाँ लगाता है, कोई जो स्मारक है उसका जो है जीर्णोद्धार करना होता है ना, और इसके संबंध में जो रिसर्च है उसके बारे में, कोई स्मारक है पुरानी खंडर है तो उनका जीर्णोद्धार करने के लिए यूज होता है। इसका हेडक्वार्टर माने तो क्या है, दिल्ली में है। और इसी के साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट संस्था है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी की थी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम। आपने नाम सुना होगा इसका, इनका जो है अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, इन्होंने एएसआई की स्थापना की थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये जो है आपको याद रखना है। और एएसआई का काम क्या रहता है, इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट आता है कि जितने भी तरह के महल हैं, पुरानी इमारत है, महल हैं, किले हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब का जो है देख रेख करना, प्रबंधन करना, जो हमारी विरासत है हमारे लिए, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महिलाओं की गोपनीयता सम्मान प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। गोपनीयता मतलब ये होता है प्राइवेसी, मतलब शौच करना खुले में, तो ये सब महिलाओं के लिए कि वो घर के अंदर करें, गोपनीयता मतलब इसी से संबंधित है। तो ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये जो कार्यक्रम है हमारा 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, यही जो है हमारा शुरू किया गया था। उस समय राजीव गांधी सरकार थी, और उद्देश्य क्या था, वही कि खुले में शौच जो है मुक्त करना, खुले में शौच जो है वो बंद करना जो है इसका उद्देश्य था। लेकिन ये उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो सब्सिडी दी जा रही थी शौचालय बनाने के लिए वो बहुत कम थी, और लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रही थी, जागरूकता की कमी बहुत थी। आज तो सबके पास मोबाइल फोन है, सारी योजनाएं पता चल जाती हैं, न्यूज़पेपर बहुत लोग के घरों में आते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। पहले के लोग जो है इतनी न्यूज़ पहुंच नहीं पाती थी लोगों तक, तो ये क्या है, ये सक्सेसफुल नहीं रही है। के बाद जो है इसी योजना को जो है 1999 में किसमें चेंज कर दिया गया है, टीएससीपी प्रोग्राम में इसको चेंज कर दिया गया था। जो टीएससीपी लिखा है, ये 90 जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैंने साइट से कंफर्म किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है उसमें 1999 लिखा हुआ है। इसको संपूर्ण स्वच्छता अभियान के रूप में इसको चेंज किया गया है 1990 में। संपूर्ण स्वच्छता अभियान इसके अंतर्गत भी वही है, लेकिन फिर भी ये पूरा नहीं था। इसी के बाद जो है 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है उसको लाया गया था। तो ये कंटिन्यू वही सीरीज चली आ रही है। तो ये आपको तीनों फैक्ट इसके याद रखने हैं। स्वच्छ भारत मिशन है, इसको मैंने शायद दूसरा प्रश्न हमारा यही था, उसको कवर कर रखा है। आपको ये जो है बिल्कुल नहीं भूलना है और याद रखना है। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा इनकोस पार्क की स्थापना कब की गई थी। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ने की जरूरत है। आई होप इस तरह के प्रश्न जो ना आए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो अंतरिक्ष से संबंधित हैं, संस्थाओं से संबंधित हैं, उनको छोड़ करके कि ये जो प्रश्न है बहुत डीप में पूछा गया है। इनका लेवल थोड़ा पीसीएस जैसा हो गया है थोड़ा, कुछ मामलों में, कुछ प्रश्न के मामलों में। लेकिन हम पुराने प्रश्न तो देख ही लेते हैं,
कि उससे यदि क्वेश्चन आते हैं तो वो कम से कम हमारे नहीं छूटे। और हमारे पास लगभग 50 से 60 सेट हैं। हर एक सेट को हमने कवर कर लिया, इस तरह की संस्थाओं को पढ़ लिया, तो आई होप इससे बाहर नहीं जाएगा आप। तो इसको समझने के पहले जो है मैं एक चीज आपको बता दूं, उससे आपको ये तुरंत क्लियर हो जाएगा। आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, इसका, इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारे भारत के जो संबंध, हमारे प्रक्षेपण से संबंधित कार्यक्रम, अंतरिक्ष विकास से संबंधित कार्यक्रम, यही देखता है कौन? इसरो। इसरो की जो पहले संस्था थी जो यही काम करती थी, उसका नाम क्या था? इनकोस्पार था। और इनकोस्पार का फुल फॉर्म यदि पूछेगा कभी, तो इसका फुल फॉर्म है, आई से हो जाता है इंडियन नेशनल कमेटी, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च, तो इंडियन नेशनल कमेटी, यहाँ से ओ हो जाता है फॉर स्पेस, कमेटी का सीओ ले लिया है इन्होंने। कई बार दो दो शब्दों, वर्ड को, लेटर्स को मिला के एक भी बना लेते हैं। तो इसका हो गया इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1962 में, जब उस समय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी हुआ करते थे। उस समय इसकी स्थापना हुई थी क्योंकि सभी देशों में एक अंतरिक्ष विभाग था जो अंतरिक्ष के लिए रिसर्च करता था, है ना। हमारे पास नहीं था, तो हमने 1962 में इनकोस्पार बनाया था। लेकिन धीरे धीरे इसको एक समाप्त करके 1969 में समाप्त किया गया, और 1969 में ही इसरो को जो है बनाया गया था। अब इनकोस्पार जो है, कहाँ से ये लॉन्चिंग स्टेशन इसका बनाया गया था? तो तुम्बा जो है, तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन, और ये कहाँ है? केरल, तिरुवनंतपुरम में। तो इनकोस्पार इससे ही संबंधित है, किससे? तुम्बा से संबंधित है। लॉन्चिंग स्टेशन इसका ये बनाया गया था। वहीं इसरो का जो है, जो लॉन्चिंग स्टेशन अभी क्या है, ज्यादातर सभी प्रकार के सैटेलाइट जो हैं, हमारे इसरो जो है कहाँ से लॉन्च करता है? तो उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और कहाँ है ये? हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। एक संस्था है इसरो, इसका लॉन्चिंग स्टेशन क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश। वहीं इसकी पहले की जो संस्था थी, इनकॉस्पार, उसका क्या था अंतरिक्ष जो स्टेशन है? थुम्बा, केरल में। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर है हमारा कि 1962 में जो है इनकोस पार की जो है स्थापना की गई थी। फुल फॉर्म याद रखना है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। थोड़े क्या है, ये डीप क्वेश्चन है, लेकिन वो एक बार आप इसे नोट कर लेंगे, याद करेंगे, तो कभी नहीं भूलेंगे आपको ये। आगे देखते हैं कि TERLS, टर्ल्स का पूर्ण रूप क्या है, जैसे इसरो की पूर्ववर्ती संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। अभी मैंने क्या बताया, इसरो का जो पूर्ववर्ती संस्था क्या है? इनकोस्पार है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने ये पूछ लिया, इसका जो लॉन्चिंग स्टेशन है उसका नाम दे दिया गया है किसका? इसरो की पूर्ववर्ती संस्था। तो ये भी बोला जा सकता है। हालांकि जो सही उत्तर था वो हमारा इनकोस्पार ही है, इसकी संस्था जो है। इसको भी हम मान लेंगे जब पूछा है उन्होंने। तो यही इसका तो उत्तर वही है कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये है। टर्ल्स क्या है? थुम्बा। यानी समझ गए आप, इनकोस पार का लॉन्चिंग स्टेशन क्या था? टर्ल्स था। यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तो ये कहाँ स्थित है? केरल की तिरुवनंतपुरम में। तो आप समझ गए होंगे। और अभी का वर्तमान क्या है इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर? हरिकोटा में। इसलिए मैंने 2 बार रिवाइज करा दिया, आपको एकदम याद हो जाना चाहिए इसे। आगे देखते हैं। पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो पृथ्वी का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था, भारत का पहला कौन सा था? आर्यभट्ट। ये तो भारत का था। हमने किससे लॉन्च कराया था? रूस से। तो आप इससे ही समझ जाइए कि रूस उस समय कितना विकसित हो चुका था अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के मामले में। पृथ्वी का भी पहला जो उपग्रह है, वह लॉन्च किया गया था हमारे रशिया के द्वारा, रूस के द्वारा। और वो कब लॉन्च किया गया था? का जो सही उत्तर वह है 1957 में इसे लॉन्च किया गया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। नाम भी अगली बार पूछा जा सकता है। जो स्पुतनिक है, यह हमारा उपग्रह या सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? 1957 में। किसके द्वारा किया होगा? कि सीधी सी बात है, रूस के द्वारा। और ये जो एक बॉल के आकार का था, किसके आकार का? बॉल के।
बड़ी बॉल कह सकते हैं, जिसका वजन जो है 184 किलोग्राम, जो 184 पौंड था। पौंड आपको पता है इसका लगभग आधा ही होता है किलोग्राम में, देखें तो लगभग 90 किलोग्राम के आसपास इसका क्या था, वजन था। यदि मैं आपके उसको फोटो आपको देखना है तो ये आप इसकी फोटो देख सकते हैं। ये बॉल की शेप का जो दिख रहा है, यह क्या है, स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट है, ये उपग्रह है। तो ये आपको जो है याद रखना है। लॉन्चिंग व्हीकल अलग कहलाता है, वो कहलाता है रॉकेट, जो कहलाती है वो अलग है, सैटेलाइट अलग है। रॉकेट का काम है केवल इसको छोड़ना, ये जो है कक्षा तक छोड़ देती है रॉकेट, और वहां ये स्थापित हो जाता है कक्षाओं में। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट हमने चर्चा कर ली है। इसका जो कक्षीय जीवन था वो कितना था, 17 साल, लगभग लगभग 17 साल इसका जीवन था। तो ये आपको मैंने डिटेल में भी कवर कर दिया था। 1975 में लॉन्च किया गया था, भारत का प्रथम उपग्रह है। हमने नहीं लॉन्च किया था, उप किससे, रूस से लॉन्च करवाया था हमने। तो ये आपको जो है याद करना है। आगे देखते हैं। SLV-3 या SLV-3 जो है को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, तो इसका उत्तर जो सही है 1980। SLV क्या कहलाता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो एक सीरीज होती है। अब आप समझ गए होंगे ये एक रॉकेट है, ये उपग्रह नहीं है। रॉकेट क्या होती है, आप समझ गए होंगे, इसके अलग अलग चेंबर बने होते हैं, और ऊपर क्या रखा जाता है इसके, ये उपग्रह। ये उपग्रह होता है, नीचे क्या रहती है, रॉकेट। और इसका काम क्या रहता है, रॉकेट मतलब लॉन्चिंग व्हीकल, जो लॉन्च कराता है। इसमें आग लगाई जाती है नीचे, और ये जा करके ये अलग हो जाता है, और उपग्रह हमारा स्थापित हो जाता है कक्षा में। 1980 में SLV जो है लॉन्च किया गया था। और 1980 में जो है ये एक प्रायोग था हमारे लिए, क्योंकि हम सीख रहे थे उपग्रह को लॉन्च करना। 1980 में एक सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, और इसकी जो क्षमता थी वो 40 किलोग्राम जो है ले जा सकती थी, पेलोड क्षमता जो है, यानी इतने किलोग्राम का जो है उपग्रह वो ले जा सकती थी। तो ये इसके बारे में जो ये फैक्ट था। इसके बाद बात करें SLV के बाद, बहुत अब ये वर्तमान में उपयोग में नहीं है। क्यों उपयोग में नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास PSLV है ना, GSLV रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है, रॉकेट LVM है, LVM, ये हम इनका उपयोग करते हैं, अब इसका नहीं करते हैं। ये सेम वैसा ही है जैसे आप मानिए कि आईफोन है हमारे पास, आईफोन 7, 8, 9, 10, अब तो देखो 15 तक पहुंच गया। 5, 6 का उपयोग करना लोग बंद कर देंगे आईफोन 5 और 6 से। क्यों, क्योंकि उनको जरूरत नहीं, उनके अपडेटेड वर्जन आ चुके हैं। तो रॉकेट को जो है अपडेटेड, और अपडेटेड वर्जन का क्या मतलब है कि अब जो है प्रदूषण कम फैलेगा, यानी और फ्यूल कम लगेगा, और ये जो इसका वजन कम रहेगा, क्योंकि रॉकेट का भी वजन खुद का रहता है। जितना वजन रहता है वो उतना, उतनी उसकी क्षमता कम होगी। इसका वजन जितना हम कम कर देंगे और फ्यूल अधिक रखेंगे, तो इसकी ले जाने की क्षमता, जो पेलोड है, जो 40 किलोग्राम था, सोचिए 40 किलोग्राम का अब कोई भी उपग्रह नहीं छोड़ा जाता है, सब इससे अधिक रहते हैं। तो ये तो वैसे ही काम का नहीं है कोई। आगे देखते हैं। कौन सा उपग्रह SLV-3 के सफल प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? इसका जो सही उत्तर है, इसमें दे नहीं रखा है, तो इसका नाम है क्या है, RS रोहिणी सैटेलाइट 1, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मैंने इसको सर्च किया है कहाँ पर, हमारी जो इसरो की वेबसाइट है उसमें दिया है, आप खुद भी सर्च करेंगे, इसरो की वेबसाइट में सर्च करना या SLV-3 लिखना। SLV जो 3 है, इसका सफल परीक्षण जो किया गया था, इसका जो पुराना प्रश्न है हमारा कौन सा, 1980, यही है इस प्रश्न का उत्तर, कि SLV 1980 में किया गया था। और इसमें जो रोहिणी सैटेलाइट है 1, इसको लॉन्च किया गया था। और SLV-3 क्यों नाम है, SLV-1 क्यों नहीं नाम है इसका, क्योंकि जब पहला प्रक्षेपण है सफल हमारा, तो 1 होना चाहिए। तो जो SLV-1 है, जो लॉन्चिंग है हमारा रॉकेट है, इसे कह सकते हैं सिंपल भाषा में। और SLV-2 ये हमारे असफल रहे हैं, असफल। लेकिन जो 1980 में हमने SLV-3 जो है लॉन्च किया इस रॉकेट को, और इसमें उपग्रह कौन सा रखा था, रोहिणी जो सैटेलाइट है। क्योंकि इसकी पेलोड क्षमता कितनी थी, 40 किलोग्राम, तो इसका वजन भी 40 किलोग्राम के अंदर ही था। किसका, रोहिणी सैटेलाइट का। तो ये हमने क्या किया है, लॉन्च किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो रोहिणी सैटेलाइट क्या करता है, ये पहला रिमोट सेंसिंग, रिमोट क्या है, सेंसिंग सैटेलाइट है हमारा, इसको भी याद रखना है। पहला उपग्रह पूछे तो आर्यभट्ट है, लेकिन पहला पूछे कौन सा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट,
तो वो क्या है, रोहिणी है। रिमोट सेंसिंग का क्या मतलब है कि हम यहाँ से रिमोट के द्वारा ही इससे काम करा सकते हैं। रिमोट द्वारा कक्षा में इसे मुड़ाना हो या फिर फोटो क्लिक करना हो। इसमें बहुत सारे कैमरा लगाए गए थे फोटो क्लिक करने के लिए। इसमें लगभग 25,000 फोटोज इसने क्लिक करी थी। और किस तरह की फोटोज, हमने इसके द्वारा ये भी सीख रहे थे कि किसी उपग्रह को कक्षा में कैसे स्थापित करना है चित्र द्वारा। मान लो ये उपग्रह है, किसी कक्षा में है, तो फोटो ही हमें भेजेगा, उससे हमें पता लगेगा कि इसको अभी किस एंगल में मोड़ना है ताकि सही दिशा में सही कक्षा में स्थापित हो जाए। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब ये हमें फोटो खींच खींच के देगा यहाँ पर। तो इसका ये उद्देश्य था। आई होप समझ में आ गया होगा। तो रोहिणी सैटेलाइट आप 1 लिख के इसका सही उत्तर मान लीजिए, ई ऑप्शन लिख के। और ये जो है इस पे लगाई गई थी, तो ये एलिमिनेट कर दिया गया था, ये वाला जो क्वेश्चन है। लेकिन अभी जो आयोग ने प्रश्न पत्र जारी किए हैं पुराने, उसमें इस क्वेश्चन को रखा है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपडेटेड लाना चाहिए जो उन्होंने बनाए हुए हैं। आगे देखते हैं, कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है। तो देखिए कितने डीप पूछते हैं। हमारे पीसीएस में भी इतना डीप नहीं पूछा जाता है। पीसीएस में ज्यादातर चंद्रयान या मंगलयान जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आया है प्रश्न तो हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि दो बार आए तो हमसे बन जाए। कौन सा उपग्रह यानी सैटेलाइट को कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है। इसका जो सही उत्तर है वह है स्रॉस 1। तो ये इसका सही उत्तर है। ये अभी आपने रोहिणी उपग्रह को देखा है। रोहिणी उपग्रह जो हमारा पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, उसी की सीरीज है ये, स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। स्ट्रेट ये स्ट्रेच्ड इसमें वर्ड जुड़ा है, बाकी रोहिणी सैटेलाइट सीरीज का ये पहला था। तो ये क्या है, विफल रहा है, कक्षा में नहीं पहुंच पाया था। इसके आगे जो है ये पहुंच गए थे। तो ये आपको जो है याद रखना है। आगे देखते हैं हमारा। देखिए कितने प्रश्न इन्होंने रोहिणी उपग्रह से पूछे हैं। और ऐसा देख करके लगता है कि कहीं कोई क्वेश्चन बैंक रहा होगा जो एक ही तरह के प्रश्न था, तो शुरू के उन्होंने 10 प्रश्न कॉपी किए और पेस्ट कर दिए इस वाले प्रश्न पत्र में। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि 50 सेट भी बनाए थे, ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दबाजी में उन्होंने बनाए हो 50 सेट। कई बार होता है कि किसी प्रश्न पत्र में एक ही टॉपिक के बहुत सारे प्रश्न आ गए, और कोई ऐसा प्रश्न पत्र था उसमें एक भी प्रश्न नहीं आए उस टॉपिक से। ऐसा हो जाता है। हालांकि अभी जो होगा हमारा एग्जाम, इसमें जो है क्योंकि कम प्रश्न पत्र बनेंगे, कितने बनेंगे, कम बनेंगे, ये जरूर है। क्योंकि इसमें जो टेट क्वालिफाई है वही पार्टिसिपेट करेंगे। और जब कम प्रश्न पत्र बनते हैं, प्रश्न पत्र की जो क्वालिटी है, तो वो बेहतर होने की उम्मीद रहती है कि वो क्वालिटी अच्छी हो प्रश्नों की। जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है वही आए। आई होप ऐसा ही होगा। आगे देखते हैं। इन उपग्रहों पर विचार करना है हमने कि रोहिणी उपग्रह RS1 और रोहिणी उपग्रह RS2, कौन सा मिशन जो है इसमें सफल रहा है। तो अभी अभी मैंने बताया है कि जो हमारा SLV-3 है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3, ये पहला सफल हमारा क्या है, रॉकेट है। ये रॉकेट होता है, रॉकेट का काम है ले जाने वाला। 1980 में ले जाया गया था। और इसके द्वारा क्या ले जाया गया था, रोहिणी 1 को। मैंने आपको ऊपर क्या बताया प्रश्न में, आप एक बार देख लेना कि रोहिणी 3 नहीं है इसका आंसर, क्या है, रोहिणी 1, जो कि आयोग ने गलत दिया था ऑप्शन। तो बिल्कुल यही इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो रोहिणी 1 है, RS1 है, तो वो क्या है, सफल रहा है। और RS2 भी हमारा जो है इसके बाद जो लॉन्च किया गया था वो सफल रहा है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 इसका जो है सही उत्तर है। बाकी जो रोहिणी प्रौद्योगिक पेलोड जो है ये ले जाया गया था, तो ये सफल नहीं रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है। आगे देखते हैं। अब जाके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 1 और MOS, चंद्रयान 1 आपको पता हो कब लॉन्च किया गया था, 2008 में। और मून ऑर्बिटर मिशन ये कब लॉन्च किया गया था हमारा, 2013 में, जो मंगल ग्रह के लिए हमने लॉन्च किया था। सोचिए इसको हमने PSLV से लॉन्च किया था। किसको, PSLV से। SLV शुरू की सीरीज है, वो केवल 40 किलो ले जा सकती है, लेकिन इसका अपडेटेड वर्जन है सैटेलाइट का, PSLV। इसके द्वारा क्या लॉन्च किए गए हैं हमारे इंपॉर्टेंट चंद्रयान 1 और मॉर्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। इसके जो उत्तर क्या है, दोनों इसके सही उत्तर हैं। थोड़ा सा मैं चंद्रयान के बारे में बता दूं। तो जो हमारा चंद्रयान है 1, 2 और 3,
3 चंद्रयान मिशन हमारे गए हैं। पहला जो मिशन है 2008 में गया था, और ये पीएसएलवी, पहला किसके द्वारा गया है? पीएसएलवी के द्वारा, जो कि आपने ऊपर देखा है। क्या है प्रश्न? ये हमारा था पीएसएलवी द्वारा कौन भेजा गया है? तो कौन भेजा गया है हमारा? चंद्रयान फर्स्ट। इसके बाद चंद्रयान जो 2 गया था हमारा 2019 में, जिसका संपर्क टूट गया था, यानी ये सफल नहीं रहा है। ये जीएसएलवी द्वारा भेजा गया है। जीएसएलवी मतलब इसका अपडेट वर्जन है इस सैटेलाइट का, लेकिन ये सफल नहीं रहा है। तीसरा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी भेजा गया था 2000, इसको 2023 में भेजा गया था। और ये कब पहुंचा था? इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये करंट बेस है। ये पहुंचा था हमारा 24 अगस्त 2024 में, 24 अगस्त 2023 में। इसीलिए इस दिन को क्या मनाया जाता है? अंतरिक्ष दिवस भी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अंतरिक्ष दिवस मनाने जो है, ये बनाया जाता है हमारे हर साल 24 अगस्त को। इसरो मनाता है, हमारे देश में भी मनाया जाता है 24 अगस्त को। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं कि जहाँ ये लैंडिंग हुई थी उसको कहा जाता है शिव शक्ति पॉइंट। क्या कहा जाता है? शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है लैंडर, एक आता है रोवर। लैंडर कहलाता है जो है ऊपर से जो है, मान लीजिए लैंड किया जिसने, कहाँ से? चंद्रमा है ये, बाहर की कक्षा से अंदर जो है लैंड किया, तो वो लैंड करने वाला कौन था? वो विक्रम। नाम से स्पष्ट है, यानी पावरफुल रहा होगा तब तो उसने लैंड किया। और रोवर क्या नाम था रोवर का? प्रज्ञान। रोवर एक प्रकार का क्या होता है? रोवर एक प्रकार का रोबोट है। ये क्या काम करता है? रोमिंग का। मतलब अब इस विक्रम जो लैंडर है, इससे निकल के बाहर कौन आएगा? प्रज्ञान, हमारा रोवर, जो उसके पहिए लगे रहते हैं। आपने देखा होगा, वीडियोस बहुत देखी होंगी। तो वो आसपास जो है घूमता है और रिसर्च करता है। इसका नाम क्या था? प्रज्ञान। नाम से स्पष्ट है, ज्ञान है उसके अंतर्गत, तभी तो घूम घूम के जो है सर्च करेगा। तो ये आपको एकदम याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आई होप, मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखने होंगे। इसीलिए मैं इसकी जो अंतरिक्ष से संबंधित अलग वीडियो लाऊंगा, जिसमें पिक्चर्स के थ्रू सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं। सैटेलाइट होती हैं, पीएसएलवी क्या कहलाती है ना, एसएलवी क्या है, जीएसएलवी क्या है, सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। हालांकि इसमें भी मैंने कवर किया है आपका। आगे देते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। देखो, इसरो में बहुत सारा काम हमारा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको रॉकेट भी लॉन्च करने हैं, उधर रिसर्च भी करनी है। इसके काम को थोड़ा कम करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, अभी जो है इसकी स्थापना हुई है। और इसकी स्थापना जो है 2019 में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि एक एजेंसी है जो क्या करती है, हमारे वही अंतरिक्ष विभाग जो है के अंतर्गत आता है, रिसर्च करना। और इसमें प्राइवेट जो भागीदारी है उसको बढ़ावा देना, क्योंकि इतनी पैसे की आवश्यकता होती है इसमें कि वो पूरा सरकारी खर्च जो है इतना नहीं हो पाता है विकास इसका। प्राइवेट जो एजेंसी, प्राइवेट लोग आके इसमें इन्वेस्ट करें, इसलिए ये जो ओपन किया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे, नासा जो है हमारे कहाँ है? अमेरिका में। इतना ज्यादा डेवलप है। ये क्या है? गवर्नमेंट है, लेकिन वहीं प्राइवेट की बात करें, आपको पता होगा कौन सी कंपनी? स्पेस एक्स किसकी है ये? एलन मस्क, जो एलन मस्क है, एलोन मस्क भी बोला जाता है, उसकी ये कंपनी है स्पेस एक्स। और पूरी दुनिया में जो है ये प्रसिद्ध कंपनी है प्राइवेट। क्योंकि प्राइवेट के आने से क्या है, क्वालिटी और वो बढ़ जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने से ही तो क्या होता है? ग्रो करते हैं लोग, कंपनियां ग्रो करती हैं। तो इसका जो है कार्य क्या है? उपग्रह बनाना है, ग्राहक संबंधी लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना है, भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सफल बनाना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1 2 3। ये तीनों काम क्या है? NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की ये काम है। आगे देखते हैं, छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? छोटे समूह में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? चर्चा लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए, बच्चों के पास विषय की जानकारी होनी चाहिए, किसी भी दृष्टिकोण या मत का अनादर या उपहास नहीं होना चाहिए। तो जो ये प्रश्न हमारा पेडागोगी से रिलेटेड है, किसकी? ईवीएस की। ईवीएस के शिक्षण से संबंधित ये हमारा प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन जो डी है। हम देखते हैं इसमें जब पॉजिटिव रहते हैं तीनों हमारे ऑप्शन,
तो लगातार हमारा जो डी ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ द एबव, ये हमारे सही उत्तर रहता है। आगे देखते हैं। कई छात्र जो हैं परिचर्चा का आनंद लेते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? क्योंकि वो सहकर्मी आधारित संचार है। सहकर्मी का मतलब है पीयर बेस्ड कम्युनिकेशन, यानी दोस्तों से सीखते हैं। दूसरा क्या है? ये इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव मतलब इसमें एक्टिव रहें बच्चे, स्लो नहीं बन जाएं, पूरे एक्टिव तरीके से क्या करें? पार्टिसिपेट करें, भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इसमें भी आप समझ गए होंगे कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, कौन सी स्किल जो है छोटे परिचर्चा के माध्यम से विकसित होते हैं। आप देख रहे होंगे लगातार इसमें कौन सा प्रश्न आया है? छोटी परिचर्चा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एक ही टॉपिक से जो है कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें तो पढ़ना ही है। तो इसका जो है परिचर्चा यानी कम्युनिकेशन, डिस्कशन के माध्यम से क्या विकसित होता है? विश्लेषणात्मक या संचार, इसमें से क्या डेवलप होता है? तो आप बिल्कुल इसका जो उत्तर है हमारा, एक और दो दोनों इसका सही है, दोनों डेवलप होते हैं। और आज की वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न, कौन सा ईवीएस शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है? अवलोकन पद्धति मतलब जस्ट एक वॉच करना, ऑब्जर्व करना। शिक्षण की हम मतलब बच्चे काम करेंगे और टीचर क्या करेगा? उसको ऑब्जर्व करेगा। उसका लाभ नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो आई होप, मुझे लग रहा है इसके इंग्लिश के नहीं लिख पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। तो इसमें जो है सेटिस्फाई स्टूडेंट मतलब छात्रों को संतुष्ट करना, संतुष्ट करता है ये मेथड। अवलोकन तो बिल्कुल छात्रों को जब काम करेंगे तो संतुष्ट होंगे। डेवलप राइटिंग स्किल, लेखन कौशल विकसित करता है, तो ये गलत है। ये क्या है? ये ऑब्जर्वेशन का लाभ नहीं है। बच्चे काम करेंगे तो उससे डेवलपमेंट, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। आगे, क्यूरोसिटी बढ़ती है, तो ये तो सही है। इनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, यानी बच्चे जो है पर्यावरण को जो है एक्सप्लोर करने में, पर्यावरण को खोज या खोज ही कह सकते हैं, एक्सप्लोर हम ज्यादा यूज करते हैं वर्ड। एनवायरनमेंट, पर्यावरण को एक्सप्लोर करने में जो है वो उत्साहित होते हैं, ये भी सही है। लेकिन प्रश्न क्या था कि हमारा कौन सा लाभ नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? ऑप्शन बी जो है इसका रॉन्ग जो है आंसर हो जाएगा। आई होप थोड़ा वीडियो जो है आज की ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन हमारे जो स्पेस से रिलेटेड प्रश्न हैं, यदि मैं आपको फैक्ट फैक्ट केवल बताता तो जो है ऊपर से जाता आपके सारा। थोड़ा सा मैंने डिटेल कवर करने की कोशिश की है। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।